हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विष की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि विष की चिकित्सा के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें विष की चिकित्सा कितने प्रकार से की जाती है, विष की चिकित्सा के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं उसके बारे में मैंने बताया। विष के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि विष की जो चिकित्सा होती है वो दो प्रकार से की जा सकती है। एक सामान्य विषोपक्रम होता है और एक विशिष्ट विषोपक्रम होता है। जो सामान्य विषोपक्रम होता है, जहाँ पे विषाक्तता के स्वरूप का स्पष्ट नहीं पता रहता है, मतलब किसी भी तरह की विषाक्तता होती है तो हम सामान्य विषोपक्रम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर विषाक्तता के स्वरूप का पता होता है तो हम विशिष्ट विषोपक्रम करते हैं। ठीक है। सामान्य विषोपक्रम के अंतर्गत जो होता है ना, चतुर्विंशत विषोपक्रम आता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चतुर्विंशत विषोपक्रम के अंतर्गत जो 24 क्रम आते हैं जिसके द्वारा हम लोग चिकित्सा करते हैं विष की, उसके बारे में मैंने बताया था। आपको एक ट्रिक बताया था जिसके द्वारा हम इजली इस 24 जो विष के उपक्रम होते हैं उसको हम इजली याद कर सकते हैं। विष की चिकित्सा के सेकंड पार्ट में हम इसी चतुर्विंशत विषोपक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि जो चतुर्विंशत विषोपक्रम होता है वो कौन कौन सा होता है और कैसे कैसे जो होता है ना हम इसके द्वारा विष की चिकित्सा करते हैं। विष की जो चिकित्सा होती है उसके अंतर्गत जो सामान्य चिकित्सा के अंतर्गत जो 24 क्रम आते हैं उसको मैंने आपको ये ट्रिक बताया था कि इसके द्वारा हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। विष के जो 24 क्रम होते हैं उसके नाम हम इसी ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। विष के सेकेंड पार्ट में हम इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इनके बारे में कि कैसे कैसे हम लोग जो होता है ना इन विधियों का प्रयोग हम विष की चिकित्सा में कैसे करते हैं। अब हम चतुर्विंशति विषुपक्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला आता है मंत्र। मंत्र मंत्र उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसका विधि विधान के अनुसार जाप करके किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त की जाती है। मतलब मंत्र जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि मंत्रों के द्वारा जो होता है ना विष की चिकित्सा की जाती है। मंत्रों के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाते हैं या फिर अलौकिक शक्ति के द्वारा जो होता है ना इसमें विष की चिकित्सा की जाती है। दूसरा होता है अरिष्ट बंधन। अरिष्ट बंधन जो होता है, इसमें जो अरिष्ट है, अरिष्ट का अर्थ होता है अनिष्ट या फिर मृत्यु सूचक। मतलब अरिष्ट का मतलब मृत्यु सूचक जो लक्षण होता है उसको से हम लोग अरिष्ट का संबंध रखते हैं। विष की वेग का बढ़ना निश्चय ही अरिष्ट सूचक होता है। मतलब विष का जो वेग होता है ना, जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारे शरीर के अंदर, वैसे ही वो अरिष्ट सूचक मतलब मृत्यु सूचक देता है। मृत्यु सूचक लक्षण देता है कि हाँ, रोगी की जो होता है ना विष का वेग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे विष का प्रभाव जो होता है ना मनुष्य के ऊपर तेजी से बढ़ता जा रहा है और मनुष्य के मरने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। विष रक्त का आश्रय लेकर के जैसे जैसे शरीर में आगे की तरफ ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह अंतरांगों को आक्रांत करता जाता है। मतलब विष का वेग का बढ़ने के से संबंध ये बताया गया है कि जो विष होता है ना वो रक्त को जब दूषित करके धीरे धीरे हमारे शरीर की ओर, शरीर के अंग प्रत्यंग में जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो होता है ना हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं, शरीर काला होने लगता है और मनुष्य की जो होता है ना मृत्यु हो जाती है। मतलब ये तो विष के प्रसार के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें अरिष्ट बंधन के बारे में ये बताया गया है कि शरीर में विष का प्रसार को रोकने के लिए अरिष्ट बंधन का सहारा लिया जाता है। मतलब विष का वेग अगर नहीं रोकेंगे हम तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसी के लिए ये जो अरिष्ट बंधन होता है उसके बारे में बताया गया है कि विष के प्रसार को रोकने के लिए जो होता है ना अरिष्ट बंधन का प्रयोग किया जाता है कि मतलब विष का वेग आगे ना बढ़े, हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा तेज़ी से प्रवाहित ना हो, इसलिए जो होता है ना अरिष्ट बंधन के सहारे से उस विष के वेग को रोका जाता है। अरिष्ट बंधन के संबंध में कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। अरिष्ट बंधन के संबंध में कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। अरिष्ट दो प्रकार की मानी गई है। एक तो रस्सी आदि से बांधना। मतलब अरिष्ट बंधन हम किसके द्वारा कर सकते हैं? एक तो रस्सी के द्वारा हम बांध सकते हैं और दूसरा मंत्रों के द्वारा बांध सकते हैं। चतुर्विंशति विषुपक्रम में सबसे पहली जो विधि होती है वो मंत्र होती है। मतलब मंत्रों के द्वारा जो होता है ना विष के प्रसार को भी रोका जा सकता है। थर्ड है उत्कर्तन। मतलब तीसरी सबसे पहला था मंत्र, फिर अरिष्ट बंधन। अब हम उत्कर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उत्कर्तन क्या होता है। उत्कर्तन का अर्थ होता है काटना या चीरा लगाना। मतलब जहाँ पे विष, अगर मान लीजिए कि किसी को सांप ने काट लिया है, ठीक है, अगर उस स्थान पे हम काट देते हैं तुरंत या चीरा लगा देते हैं तो उस विधि को हम उत्कर्तन बोलते हैं। अब हम निष्पीड़न, जो चौथा मेथड है उसको निष्पीड़न बोलते हैं। निष्पीड़न का अर्थ होता है दबाना या दबा दबा करके निचोड़ना।
मतलब यहाँ बताया गया है कि सर्पदंश को चीरने के बाद उसके चारों ओर दबा दबा कर वहाँ का रक्त बाहर निकाल दिया जाता है। जैसा कि मैंने उत्कर्तन में बताया कि अगर किसी को सर्पदंश मतलब सर्प ने काट लिया है, ठीक है, उस स्थान पे अगर हम चीरा लगा देते हैं तो उसके बाद उसे तो हम उत्कर्तन बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे दूषित खून है उसको अगर हम दबा दबा कर या फिर निचोड़ करके और उसे बाहर निकालते हैं तो उसे निष्पीड़न कहते हैं। जैसे जिसकी वजह से जो वहाँ पे दूषित खून होता है वो सारा बाहर चला आता है और इस तरह से विष की चिकित्सा हो जाती है। पांचवा है चूसड़। तो चूसड़ का अर्थ होता है चूसना या चूस चूस कर निकालना। मतलब यह है कि सर्पदंश को छेदन करने के उपरांत उसके रक्त को चूस चूस करके बाहर निकालने का निर्देश है। मतलब अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो उसको अगर चूस चूस के बाहर, अगर जो दूषित खून है, अगर सांप ने किसी को काट लिया, ठीक है, उसे छेदन करते हैं, मतलब सबसे पहले चीरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे जो दूषित खून होता है अगर उसको हम लोग चूस चूस के बाहर निकालते हैं तो उसी को हम लोग चूसड़ बोलते हैं। अग्निकर्म या दहन। छठवां जो कर्म है वो अग्निकर्म या दहन होता है। दहन का अर्थ होता है जलाना या दागना। आचार्य सुश्रुत ने सर्पदंश को छेदने एवं चूसने के बाद उसका दहन करने का निर्देश दिया है। जैसा कि मैंने बताया है चूसड़ में कि पहले क्या करते हैं, छेदन कर देते हैं, फिर वहाँ का जो दूषित खून होता है उसे चूस चूस के बाहर निकालते हैं। तो वही यहाँ पे बताया है आचार्य सुश्रुत ने कि सर्पदंश का जो हम छेदन करने के बाद चूस लेते हैं तो वहाँ पे जो होता है ना, दहन कर्म करते हैं। यहाँ बताया गया है कि दहन कर्म स्वर्ण अथवा लोहे की सलाखा को आग में तपा करके आदि को जला करके उसमें उससे किया जाता है। मतलब दहन कर्म जो होता है ना, सोने या फिर लोहे की सलाखा है उसे तपा करके फिर उसे जलाया जाता है, उसे हम लोग दहन कर्म कहते हैं। छठवां है परिसेचन। ठीक है, परिसेचन का अर्थ होता है सींचना या छिड़काव करने या छींटा मारना। रोगी के संज्ञानाश को रोकने अथवा उसे होश में लाने के लिए मुंह पे ठंडे पानी के छींटे लगाते हैं। मतलब जो सातवां है उसे परिसेचन बोलते हैं। सातवां जो कर्म है उसे परिसेचन बोलते हैं। परिसेचन का अर्थ होता है छिड़काव करना या छींटा मारना या फिर सींचना। अगर विष के प्रभाव के कारण अगर रोगी को मतलब संज्ञानाश या फिर मूर्छा आता है तो उसको होश में लाने के लिए मुंह पे उसके मतलब ठंडे जल से छींटा मारते हैं या फिर छिड़काव करते हैं। इसे हम लोग परिसेचन बोलते हैं। फिर आठवां है अवगाहन। अवगाहन का मतलब स्नान से लिया गया है। रोगी को शीत जल से स्नान कराना या शीत जल में तौलिया भिगोकर उसके शरीर पर रखना, पोंछना तथा सिर पर बर्फ की थैली रखना, ये जो होता है ना अवगाहन के अंतर्गत आता है। अब हम रक्त मोक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त मोक्षण कैसे करते हैं। रक्त मोक्षण के द्वारा विष की चिकित्सा कैसे करते हैं। रक्त मोक्षण। रक्त के विष से दूषित हो जाने से मनुष्य की प्रकृति दूषित हो जाती है, तब वह मर जाता है। मतलब अगर रक्त दूषित हो जाता है विष की वजह से तो जो मनुष्य होता है ना उसकी प्रकृति भी दूषित हो जाती है और वह मर जाता है। इसलिए रोगी की प्राण की रक्षा के लिए किसी तेज धार वाले शस्त्र से दंश स्थान को या फिर जिस स्थान से रक्त मोचन कराना हो उसे थोड़ा सा काट दिया जाता है। मतलब ये बताया है कि अगर विष के कारण जो होता है ना रक्त दूषित हो गया है तो मनुष्य की प्रकृति भी दूषित हो जाती है जिससे वो मर जाता है। इसलिए मनुष्य को मतलब प्राण की रक्षा करने के लिए कि मतलब मनुष्य मरे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी तेज धार शस्त्र लेते हैं और दंश मतलब जहाँ पे दंश स्थान है अगर सर्प ने काट लिया है तो उस स्थान पे सबसे पहले चीरा लगा देते हैं। जिस स्थान से रक्त मोक्षण कराना होता है वहाँ पे काट दिया जाता है। फिर श्रृंगी जलौका आदि के द्वारा रक्त मोक्षण कराया जाता है। फिर श्रृंगी, अलाबो, जलौका, इन सब चीज़ में से किसी एक का प्रयोग करके हम लोग रक्त मोक्षण कराते हैं, जिससे रोगी को जो होता है ना मृत्यु से हम बचा सकते हैं। इसलिए जो होता है ना रक्त मोक्षण भी जो होता है ना विष की चिकित्सा का एक क्रम ही है। फिर है वमन और विरेचन। वमन और विरेचन विष को शरीर से बाहर निकालने के महत्वपूर्ण उपाय है। मतलब वमन एक प्रोसीजर होता है जो कि पंचकर्म में आता है और विरेचन भी होता है। वमन और विरेचन के द्वारा भी जो होता है ना हम विष की चिकित्सा कर सकते हैं। जिसके द्वारा जो विष होता है ना वमन के द्वारा और विरेचन के द्वारा दोनों के द्वारा जो होता है ना हम इसे शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। अब हम उपधान के बारे में पढ़ेंगे कि उपधान क्या होता है। विष का प्रसार मस्तिष्क तक हो जाने पर रोगी की संज्ञा का नाश होकर वह मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब अगर विष का प्रभाव जो होता है ना मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो जो रोगी होता है ना वो मूर्छित हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह मरणासन मतलब कि मृत्यु हो गई है उसकी, एकदम शून्य हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। रोगी के सिर पर काकपात के आकार का चीरा लगाकर रक्त मोक्षण कराया जाता है। फिर उसी के ऊपर सातले का कल्क रख दिया जाता है। मतलब अगर
अगर मतलब उपधान में ये बताया गया है कि अगर विष का प्रसार मस्तिष्क तक हो जाता है तो मनुष्य मरणासन की स्थिति में हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रोगी होता है उसके सिर पर काकपात मतलब कौवे के आकार का चीरा लगा देते हैं। रोगी के सिर पर काकपात के आकार का मतलब रोगी के जो सिर पर जो होता है ना काकपात के आकार का चीरा लगा देते हैं, फिर वहाँ पे रक्त मोक्षण करा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको रक्त मोक्षण बताया गया है कि मतलब पहले चीरा लगा करके फिर श्रृंगा लाबू या फिर जलौका का प्रयोग करके रक्त मोक्षण कराते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, वहाँ पे सातली के कल का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि वो इसकी चिकित्सा हम कर देते हैं। हृदय आवरण, नेक्स्ट है हृदय आवरण। हृदय आवरण का अर्थ होता है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। प्राचीन काल में मधु या घृत का पान करा के कौवे के मांस का रस या बकरे के ताज़ा खून पिलाने का विधान था। इसी को हम लोग हृदय आवरण बोलते हैं। हृदय आवरण का अर्थ होता है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। प्राचीन काल में लोग जो होता है ना हृदय की मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन सब कर्मों का प्रयोग करते थे। तो इसका प्रयोग करके भी हम लोग इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंजन, मतलब चिकित्सा के चतुर्विंशति क्रम में अब हम अंजन के बारे में पढ़ेंगे कि अंजन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। ठीक है, विष के प्रभाव से जब दृष्टि शक्ति का विनाश होने लगता है तो अंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विष का सेवन कर लेते हैं हम गलती से या फिर कोई दे देता है जानबूझ करके किसी को मारने के उद्देश्य से, या फिर किसी को सांप काट लेता है, अगर मतलब विष के प्रभाव से उसकी दृष्टि शक्ति का नाश होता है तब हम लोग अंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देवदारू, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा, करवी, करंज का फल और तुलसी के बीज, इन सबको सम भाग में लेते हैं। मतलब ये जो कंटेंट है इनको हम लोग समान भाग में लेते हैं। इनको बारीकी से चूर्ण कर फिर उसे बकरे के मूत्र में पीस कर आँखों में अंजनवत लगाते हैं। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं, देवदारू, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा, करवी, करंज का फल और तुलसी का बीज, इन सबको समान मात्रा में लेते हैं, फिर उसका चूर्ण बना लेते हैं, फिर बकरे का जो मूत्र होता है उसमें पीस करके आँख में अंजन लगाते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना हम इसमें अंजन के द्वारा भी इसकी चिकित्सा करते हैं। अब आता है नश्य कर्म, मतलब नश्य कर्म के द्वारा भी हम लोग विष की चिकित्सा कर सकते हैं। विष के वेग के कारण अगर आँख, नाक, कान, जिह्वा, कंठ का अवरोध होने की स्थिति में नस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर विष के वेग के कारण किसी के आँख में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है या फिर जिह्वा या फिर कंठ में अगर दिक्कत होने लगती है या फिर अवरोध होने लगता है तो हम लोग नश्य का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग धूम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि धूम हम लोग क्या होता है। धूम से, ये नाम से ही पता चलता है कि धुआं के अर्थ में धूम का प्रयोग किया गया है। औषधियों के धुएं का पान कराने से बंद स्रोतस खुल जाते हैं। मतलब धूमपान में क्या करते हैं हम लोग औषधियों का प्रयोग कराते हैं तो हमारे शरीर के जो बंद स्रोतस होते हैं वो खुल जाते हैं। लेह, लेह मतलब चतुर्विंशति विश्वपुरा में नेक्स्ट है लेह। लेहन का अर्थ है चाटना या लेह या अवलेह का अर्थ होता है चाट कर खाने वाला पदार्थ। मतलब लेह का प्रयोग करते हैं जो चाट कर पदार्थ खाए जाते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे मधु और घृत, ये जो होता है ना चाट चाट के खाया जाता है। तो इसके द्वारा भी जो होता है ना हम लोग विष के चतुर्विंशति क्रम में हम लोग लेह का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है औषध, मतलब औषध दिया जाता है। मतलब विष की चिकित्सा के लिए जो होता है ना बहुत सारी औषधियों का भी प्रयोग करके विष की चिकित्सा की जाती है। प्रदमन, प्रदमन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रदमन क्या होता है। प्रदमन का अर्थ होता है किसी चोंगे या नली में रखकर फूंक मारकर औषधि को नासाय आवरण के अंदर पहुंचाना या फिर उस पर छिड़काव करना। प्रदमन का मतलब होता है कि चोंगे या की आकार का कोई यंत्र हो या फिर नली में रख करके जो औषधियाँ होती हैं उनको रख करके और नासा में या फिर जो प्रतिसारण या प्रघर्षण, प्रघर्षण का तात्पर्य होता है सूक्ष्म चूर्ण को दंश स्थान पर रगड़ना या फिर मलना। मतलब प्रतिसारण भी जो होता है ना एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग विष के प्रभाव को कम करते हैं। शुष्क चूर्ण लेते हैं और दंश स्थान पर रगड़ते हैं, इसी को हम लोग प्रतिसारण या फिर प्रघर्षण बोलते हैं। अब प्रतिविष आता है। जांगम विष से ग्रस्त प्राणी को स्थावर विष पान कराने और स्थावर विष की असाध्य व्यवस्था में विषाक्त सर्प को डांसने का विधान बताया गया। मतलब अगर कोई प्राणी है अगर वो जांगम विष से ग्रसित है, ठीक है, तो उसका स्थावर विष का पान कराते हैं। ठीक है, अगर कोई मनुष्य है जिसको स्थावर विष के कारण जो होता है ना असाध्य अवस्था आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं उसे जांगम विष मतलब सर्प वगैरह, सर्प है उसे डसाते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना प्रतिविष होता है। एंटीडोट्स का यूज़ भी हम लोग करते हैं विष की चिकित्सा में। ठीक है, अब हम लोग लेप ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिसारण कर्म के कारण यदि रक्त अधिक निकलने लगे, मतलब अगर प्रतिसारण कर्म करने के बाद से मतलब दंश स्थान पे अगर हम लोग चूर्ण रगड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर रक्त बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो वट आदि चीरी वृक्षों के शीतल कल का लेप लगाना। चतुर्विंशति विश्व क्रम का जो लास्ट कर्म होता है उसे मृत संजीवन बोलते हैं।
मृत संजीवन एक प्राचीन विधा थी जिसमें मरे हुए प्राणियों को जीवित कर दिया जाता है। मतलब मृत संजीवन भी एक ऐसा कर्म होता है जिसके द्वारा जो होता है, जो मरे हुए प्राणी होते हैं उसको हम लोग जिंदा करते हैं। लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अभी तक हम लोगों ने चतुर्विंशत विशुद्ध कर्म के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइजन का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग इन मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग हैज़ फॉलोइंग 6 स्टेप। मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो होता है 6 स्टेप में हम लोग पॉइजन का मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला होता है रिससिटेशन, दूसरा होता है रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, फिर यूजेस ऑफ एंटीडोट्स, मतलब एंटीडोट्स का यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, और जो अब्जॉर्ब पॉइजन होता है उसका एलिमिनेशन करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, और इसके मतलब पॉइजन के इफेक्ट के कारण जो भी हमें कॉम्प्लिकेशन और जो भी सिम्टम दिखते हैं उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। उसके बाद जो होता है ना, मतलब जनरली जो पेशेंट का हेल्थ होता है उसके मेंटेनेंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।